हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। पदार्थ और इसकी अवस्थाएं चैप्टर के अंदर हम लोग सवालों को करने जा रहे हैं अपने इस वाले सीरीज के अंदर। अगर आप 2018 से देखें रेलवे के अंदर जो पैटर्न रहा है, 2018 से पहले नहीं, 2018 से 2018 में रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ, उसके बाद 18 में ही एलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ, उसके बाद 19 में जेई का पेपर हुआ, फिर एनटीपीसी का पेपर हुआ, फिर 2022 में जो है आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ। अगर आप देखेंगे तो सवाल पूछा गया है आपका क्लास 9th से और पूछा गया है क्लास 10th से। ठीक है, अगर आप 2022 में देखें जो ग्रुप डी का पेपर हुआ उसमें तो केवल क्लास 10th से पूछा गया था, केवल क्लास 10th से प्रश्नों को पूछा गया था साइंस के अंतर्गत, इसीलिए पेपर थोड़ा टफ था। अब सोचो 7-8 चैप्टर्स हैं, उसी में से प्रश्न पूछने हैं, तो जब 7 से 8 चैप्टर से ही प्रश्न पूछा जाएगा तो नो डाउट सवाल जो है बहुत रिपीट होंगे और थोड़े से पेपर आपको टफ बनाएंगे, थोड़े हार्ड प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अगर चैप्टर्स अधिक होते हैं तो सवाल पूछने का जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वैरायटी जो है सवाल पूछने के वो बढ़ जाते, तो पेपर थोड़ा आसान रहता, सवालों को थोड़ा आसान बनाया जाता। लेकिन 7 से 8 चैप्टर है, उसी में से प्रश्न पूछने हैं तो पेपर तो टफ बनाया जाएगा। लेकिन क्लास 10th ही आपको नहीं पढ़ना है, आपको कम से कम क्लास 9th और 10th के अंदर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के चैप्टर्स पढ़ने हैं उसे अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, और वही काम मैं आपको करवा रहा हूँ इस सीरीज के अंदर। तो ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, केमिस्ट्री का चैप्टर है और क्लास 9th का चैप्टर है, क्लास 9 का चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं कि इसी चैप्टर का मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवाया हुआ है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवाया हुआ है। तो इस वीडियो का जो लिंक है ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ये देखना वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के अंदर तो आप इस वाले वीडियो को जरूर देखेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 के अंदर। ठीक है, देख लो, लगभग 40 मिनट का वीडियो है, तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लेना। कमेंट बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 40 प्रश्न करवाने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर। इन सारे ही प्रश्नों का पीडीएफ ये जो A4 साइज में आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन इन कीजिए और यहाँ पर जाना। यहाँ पर जाने के बाद आपको फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। मिशन रेलवे के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप रेलवे के अंदर ALP की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 1 की तैयारी नहीं, ग्रेड 1 का जो सिलेबस है बहुत डिफरेंट है, केवल फिजिक्स है और उसमें काफ़ी सारे जो है अलग अलग चैप्टर्स हैं जो इस कोर्स में जो है आपको नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं अपने इस एग्जाम में साइंस को फोड़ना, तो आप हमारे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। जो भी चाहिए आपके रेलवे के एग्जाम के लिए सारा जो है आपको इसमें कराया जा रहा है। आप में से पूछते हैं क्या सर एनसीईआरटी बेस्ड है? मैं एनसीईआरटी ही बेस्ड करवाता हूँ, है ना, मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही करवाता हूँ। 2022 के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर जो है अब आपको बोलते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी करवाया जाएगा। मैं बहुत पहले से एनसीईआरटी ही करवाता रहा हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड मैं हमेशा से रहा हूँ। आप पूछते हैं क्या इस कोर्स में न्यूमेरिकल करवाया जाएगा? बिल्कुल करवाया जाएगा। न्यूमेरिकल के बिना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है, मेरा ये मानना है। तो न्यूमेरिकल जो है आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए। तो फिजिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स मैंने करवाए हैं सारे में भर भर के न्यूमेरिकल करवाए हैं। ठीक है, और देखो 2018 के बाद 2018 से लेकर के 2022 तक जो भी आपके रेलवे के अंदर पेपर हुए हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने देखा हुआ है, इवन मैंने सोल्यूशन भी करवाया हुआ है। अगर आप देखेंगे 2018 के अंदर जो ग्रुप डी का पेपर हुआ उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ALP एंड टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद RRB JEE 2019 का जो पेपर हुआ उसका सोल्यूशन करवाया हुआ है मैंने, 2022 वाला मैंने अभी नहीं करवाया हुआ है। तो रेलवे के अंदर जो भी प्रश्न पूछे गए ना वो सारे मेरे नज़र से गुजर चुके हैं, तो मुझे अच्छे से लेवल पता है कि क्या आपके एग्जाम में लेवल था पिछले 5 सालों में, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इन सब का मुझे अच्छे से आइडिया है। तो फिजिक्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2-3 चैप्टर्स बचे हुए हैं फिजिक्स के अंदर। बाकी जो भी मैंने करवाए हैं सारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं। उतने न्यूमेरिकल पर अगर आप कमांड कर लेते हैं, सीख जाते हैं, तो उससे बाहर पेपर में जा ही नहीं सकता सवाल आपके रेलवे के अंदर। केमिस्ट्री के अभी 2 चैप्टर्स हुए हैं, जहां केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पूछा जाता है वहां भी मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा। बायोलॉजी के अंदर मैंने बोटनी कंप्लीट करवा दिया हुआ है, जियोलॉजी अभी बचा हुआ है। तो ये कोर्स जो है अभी रनिंग में है, चल रहा है।
है ना। कोर्स अभी चल रहा है, मई के आखिरी में ये कोर्स जो है आपका समाप्त होगा। रेलवे के अंदर जो भी सिलेबस पढ़ने हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपके रेलवे के एग्जाम के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 9th और 10th ही आपका मेन है, 9th और 10th ही आपका मेन है, यहीं से प्रश्न आपके आने वाले हैं। लेकिन मैं बायो खास करके जो है पूरा 11th 12th तक मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार आपने यहाँ से कोर्स पढ़ लिया ना, एक बार आपने यहाँ से साइंस की तैयारी कर ली ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से तैयारी करने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको मज़ा नहीं आएगा कहीं और से, क्योंकि आप इतने डिटेल में यहाँ पर पढ़ चुके होंगे, आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा तो मुझे पता है। तो मैं इतने डिटेल में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे मैंने वीडियोज़ को अनलॉक किए हुए हैं डेमो के तौर पर कि आप देख सको अच्छे से। काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप देखो, है ना। आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ कंटेंट आपको बढ़िया दिया जा रहा है, तो आप जो है कोर्स को जरूर से ज्वाइन करना। मुझे अपने पर पूरा विश्वास है कि अगर स्टूडेंट मेरे द्वारा साइंस पढ़ रहा है, रेलवे के अंदर पेपर वो फोड़ करके आएगा। अब एक सवाल जो आप लोग पूछेंगे मेरे से, पूछना चाहेंगे कि सर पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, पीडीएफ आपको मिलेगा स्लाइड्स के फॉर्म में। एक तो पीडीएफ होता है ऐसा A4 साइज में, तो A4 साइज में कोर्स के अंदर पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। देखो, उसको रेडी करने में जो टाइम लगता है उतना टाइम नहीं है। लेकिन जो आपको स्लाइड्स पढ़ाए जाएंगे, थ्योरी के जो पढ़ाए जाएंगे, जो इसी टाइप का होगा, लेक्चर के जो स्लाइड्स होते हैं उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। A4 साइज में नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि नहीं हमें तो A4 साइज में पीडीएफ चाहिए तो ही मैं कोर्स ज्वाइन करूंगा, तो फिर आप मत ज्वाइन करना, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। पीडीएफ मिलेगा आपको स्लाइड्स के फॉर्म में, क्योंकि जितना डिटेल में मैं आपको करवाता हूँ ना, उन सारे को A4 साइज में फिर कन्वर्ट करना यार ये मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। उसमें टाइम लगता है। आप चाहते हैं कि जितने अच्छे से मैं स्लाइड्स में प्रेजेंट करके आपको देता हूँ वैसा A4 साइज में दे दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो इसके लिए सॉरी। तो बढ़ते हैं अब वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है। देखो, जो हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक हुआ करते थे उनका कहना था कि जो पदार्थ है 5 मूल तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जिसे पंच तत्व उन्होंने कहा। क्या कहा? पंच तत्व उन्होंने कहा। पंच तत्व उन्होंने कहा 5 मूल तत्वों से मिलकर के बना है, पंच तत्व उन्होंने कहा। ये 5 जो मूल तत्व है जिसे पंच तत्व कहा गया, उनमें कौन कौन से तत्व हैं? उनमें है आपके वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी। तो जो हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक हुआ करते थे उनका कहना था कि दुनिया के सारे ही वस्तु, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, और उसी को उन्होंने पंच तत्व कहा था। निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ के संबंध में असत्य है? पदार्थ के संबंध में असत्य हमें चूज करना है, गलत हमें चूज करना है। यह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सही है। सारे ही जो पदार्थ होते हैं वो आपके सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। सारे ही जो पदार्थ होते हैं ये आपके सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये जो सूक्ष्म कण होते हैं ये आपके अणु हो सकते हैं और परमाणु हो सकते हैं, है ना। तो दुनिया के सारे ही पदार्थ जो है ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये सूक्ष्म कण जो है ये अणु या परमाणु हो सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है सही है। और ये अणु परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। ये जो अणु होते हैं, ये जो परमाणु होते हैं, इनके बीच जो है रिक्त स्थान होता है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, कुछ में थोड़ा ज्यादा होता है और कुछ में बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि ठोस में बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है, द्रव में उससे ज्यादा होता है और गैस में तो बहुत ही ज्यादा रिक्त स्थान होता है। तो ये पॉइंट भी सही है। पदार्थ के कण के पास गतिज ऊर्जा होती है। देखो, पदार्थ के जो कण होते हैं, चाहे वो अणु है परमाणु है, इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। अगर ठोस के मान लीजिए कि कण है, ये ठोस का कण है, तो ये अपने स्थान के, अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे ये वाइब्रेट करते हैं। मतलब एक पॉइंट होता है जिसके ये आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। जो आपके द्रव के कण होते हैं स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करते हैं। जो आपके गैस के कण होते हैं वो भी स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो ये भी सही है। यानी कि रेस्ट में कोई भी कण जो है नहीं होता है, रेस्ट में विराम अवस्था में नहीं होता है, उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है मतलब उनमें गति तो होती ही है। पदार्थ के कण विराम अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण जो है विराम अवस्था में होते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
गर्म करने पर विसरण का दर डैश होता है। देखो गर्म करने पर विसरण की दर बढ़ती है, गर्म करने पर विसरण की दर बढ़ती है। अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप ही मिक्स हो जाना, मिश्रित हो जाना विसरण कहलाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये जो कण है वो तेजी के साथ मिश्रित होते हैं, तेजी के साथ मिश्रित होते हैं। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा विसरण की परिभाषा कि पदार्थों का उसके उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। तो ये भी सही है। यहाँ भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पदार्थ के कण होते हैं उनके पास गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वो तेजी के साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर चले जाते हैं। तो दोनों ही डेफिनेशन आप बोल सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाने पर दोनों ही केस में जो है विसरण की दर बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है? देखो जो भी पदार्थ होते हैं उनके पास क्या होता है कि अपना द्रव्यमान होता है, उनके पास अपना द्रव्यमान होता है और उनके पास जो है कुछ आयतन होता है। मतलब पदार्थ हम लोग उन सारी चीजों को कहते हैं, उन सारी वस्तुओं को कहते हैं जिनके पास अपना कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थानिक है यानी कि आयतन हो, तो हम उसको पदार्थ कह देंगे। तो जो वायु है, गैस है, इनके पास कुछ अपना द्रव्यमान और आयतन है। इतर की सुगंध भी अपने आप में क्या है कि गैस है। और ये जो बादाम है ये अपने आप में क्या है कि पदार्थ है, ठोस है। तो ये सारे जो है इनके पास अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान है और ये अपना कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं, तो इन सारे को हम पदार्थ कह सकते हैं। लेकिन प्यार, मोहब्बत, दुख, दर्द, मोह, माया, घृणा, स्नेह, इन सब के पास कोई द्रव्यमान नहीं है। आप किसी से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, मैं पूछूं कितने ग्राम का है वो प्यार, या आपका प्यार कितना वॉल्यूम ले रहा है? आप किसी से नफरत करते हैं, आपकी किसी से दोस्ती है, मैं पूछूं आपकी दोस्ती का वेट क्या है, वजन क्या है, कितने ग्राम का है, कितने किलोग्राम का है? जो आपकी दोस्ती है कितना स्थान जो है वो घेरती है? तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का गुण नहीं है? ठोस का गुण नहीं है। देखो ठोस का अपना गुण होता है, द्रव का अपना होता है, गैस का अपना होता है। ठोस के पास गुण होता है कि ये संपीड़ित नहीं होते हैं, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा करके प्रेशर अप्लाई करके इसके वॉल्यूम को आप कम नहीं कर सकते हैं। ठोस के पास ऐसा गुण नहीं होता है। ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के जो आपके एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। उनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो यह असंपीड्य होता है, ये बिल्कुल सही है। अधिक बल लगाने पर यह टूट सकता है। ठोस, कोई भी ठोस आप ले लो, आप उसको कंप्रेस करना चाहो कि हम कंप्रेस करके वॉल्यूम कम कर देते हैं, आयतन कम कर देते हैं, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप ज्यादा बल लगाओगे, ज्यादा दाब डालोगे तो ठोस टूट जाएगा। तो ये सही है। इसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, रिक्त स्थान कम होता है। इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, कहना गलत हो जाएगा। जो ठोस होते हैं उनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकार ये दोनों ही जो होते हैं आपके निश्चित होते हैं, है ना, फिक्स्ड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है? रबर बैंड। देखो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, शेप जो है निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। रबर बैंड को हम लोग खींच करके उसका आकार बदल देते हैं, तो क्या ये ठोस है या नहीं है? देखो रबर बैंड को खींच करके हम उसका आकार बदल तो देते हैं, लेकिन जब हम खींचने के लिए जो फोर्स लगाए हुए हैं उसको हटा देते हैं तो वापस से ये अपने ओरिजिनल शेप में लौट करके चला आता है। और ज्यादा बल लगा करके खींचोगे तो ये टूट जाएगा। तो ये ठोस है, ये ठोस है। शहद की बात करें तो ये द्रव है, शहद ये द्रव है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चीनी, मान लीजिए आपके पास 250 ग्राम चीनी है, जब आप उस चीनी को ग्लास में डाल देते हो तो पूरे चीनी का शेप जो है ग्लास के जैसा हो जाता है। उसी चीनी को आप किसी कटोरे में डाल दो तो कटोरे के शेप का हो जाता है। तो यहाँ पर देखो शेप जो है ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो क्या चीनी ठोस है? शेप एंड साइज ये दोनों फिक्स होते हैं आपके सॉलिड के केस में, ठोस के केस में। क्या चीनी ठोस है? तो आंसर है यस। चीनी जो आप 250 ग्राम लिए हुए हैं उनमें तो चीनी के बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं ना, बहुत सारे आपके क्रिस्टल हैं। किसी एक क्रिस्टल को उठा करके देखो तो इसका शेप एंड साइज दोनों फिक्स हैं, तो ये सॉलिड है। अगर हम स्पंज की बात करें तो स्पंज को हम जानते हैं कि कंप्रेस कर सकते हैं, दबा देते हैं उसको हम। देखिए स्पंज को हम लोग दबा पाते हैं इसलिए क्योंकि स्पंज के अंदर जो बहुत सारे आपके पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उनमें एयर ट्रैप होती है। तो जब हम
प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वहां से एयर बाहर निकल जाती है, तो उस एयर के बाहर निकलने के कारण जो है हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं। अगर एयर बाहर नहीं निकलती तो हम उसे कंप्रेस नहीं कर पाते। मीन्स ऐसा नहीं होता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो पास पास आ जाते हैं। एक्चुअल में जब हम बोलते हैं कंप्रेस करना पदार्थ को, जो हम बोलते हैं कि हम इसे संपीड़ित कर सकते हैं, तो वास्तव में हम बोलते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं उसे हम पास पास ला सकते हैं। लेकिन स्पंज के केस में क्या होता है, एयर बाहर निकलती है जिसके कारण हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में जो है दूरी हम चेंज कर देते हैं, वो पास पास आ जाते हैं। वो उतनी ही दूरी पर होते हैं, वो तो एयर उसमें भरी होती है जिसके कारण वो फूला हुआ होता है, फिर हम दबाते हैं एयर बाहर निकल जाती है। तो रबर बैंड, चीनी स्पंज, ये तीनों ही ठोस के एग्जाम्पल्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है? इसकी संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। अगर हम बात करें संपीड़ितता की, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे अधिक संपीड़ है गैस। गैस ये बहुत ज्यादा संपीड़ है द्रव के तुलना में, और द्रव से कम संपीड़ है ठोस। ठोस तो असंपीड़ है। देखिए ठोस तो बिल्कुल ही असंपीड़ है, इसका तो संपीड़न संभव ही नहीं है। द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, और गैस तो भाई बहुत ज्यादा संपीड़ है। गैस तो बहुत ही ज्यादा संपीड़ है। इसकी संपीड़ितता बहुत अधिक होता है, ये कहना गलत हो जाएगा ना, द्रव का गुण नहीं है। बहुत अधिक संपीड़ है नहीं। इसके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। स्वतंत्र रूप से जो कण है वो गति कर सकते हैं आपके द्रव के कण और गैस के कण। इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन जो है ये निश्चित होता है द्रव के केस में और ठोस के केस में। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। हाँ ये सही है, आकार निश्चित नहीं होता है। आकार नहीं निश्चित होता है आपका द्रव के केस में और गैस के केस में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। इसके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन एक गैस का गुण नहीं है? इसके कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। देखो ये सही है, जो गैस के कण होते हैं इनके पास गतिज ऊर्जा अधिक होती है, वो इधर उधर भागते रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। इनके कणों के बीच आकर्षण बल जो है ये बहुत ही कम होता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल जो है बहुत ही कम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है ना, ये एक कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, तो गैस के कण देखो बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। इनके कणों के बीच जो है आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल जो है नहीं के बराबर होता है, तो ये सही है। यह अत्यधिक संपीड़ित होता है, बहुत ज्यादा संपीड़ित होता है, बहुत ही ज्यादा संपीड़ित होता है। मान लीजिए कि इसमें जो गैस है, अभी इस बर्तन में जो गैस है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि 5 लीटर है। 5 लीटर जो है गैस है, 5 लीटर जो है गैस है। अब गैस जो है इतना ज्यादा संपीड़ित है, इतना ज्यादा संपीड़ित है कि इस 5 लीटर गैस को अगर हम चाहेंगे तो 3 लीटर के कंटेनर में डाल सकते हैं। 3 लीटर के कंटेनर में डाल सकते हैं। देखिए ये जो गैस है, अभी इसके कण जो है दूर दूर है। हम क्या करेंगे, इसको संपीड़ित कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करने से क्या होगा, इसके जो कण हैं वो आपके थोड़े पास पास आ जाएंगे, थोड़े पास पास आ जाएंगे इस प्रकार से। तो अब यही 5 लीटर गैस जो है, यही 5 लीटर जो गैस है, अब ये 3 लीटर के कंटेनर में हमने डाल दिया है। इसी 5 लीटर गैस को जो है 3 लीटर के कंटेनर में डाल दिया है। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो गैस है वो बहुत ही ज्यादा संपीड़ित है। इनके कण जो दूर दूर होते हैं उसको संपीड़ित करके हम पास पास ले आते हैं, जिसके कारण हम गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन के सिलेंडर में भर पाते हैं। गैस जो है अत्यधिक संपीड़ित होता है, जिसके कारण इसके हम अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में भर पाते हैं। और कम आयतन वाले सिलेंडर में भर पाने के कारण क्या होता है, आसानी से हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वरना क्या होता है, बड़ा बड़ा कंटेनर लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 5 लीटर मान लीजिए कि पानी इसमें भर दें हम, और फिर चाहेंगे उस 5 लीटर पानी को हम इस 3 लीटर वाले बर्तन में डाल दें, भर दें पूरा, तो आप नहीं कर पाओगे। पानी उतना ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं है।
लेकिन गैस के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। इसका आकार निश्चित होता है, गैस का गुण नहीं है भाई, आकार निश्चित होता है केवल ठोस का। केवल ठोस का आकार जो है निश्चित होता है, केवल ठोस का जो आकार है ये निश्चित होता है। इसका आयतन अनिश्चित होता है, ये सही है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसमें जो गैस है वो संपीड़ित गैस है ना, संपीड़ित गैस है। गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? इसकी संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, हम लोगों ने अभी चर्चा किया। जो आप देखते हैं सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस होती है उसको कंप्रेस करके उस सिलेंडर में भरा गया होता है। आप सीएनजी का सिलेंडर देखते हो ना, तो उसमें जो गैस भरी होती है वो कंप्रेस्ड होती है। उसके बाद घरों में जो एलपीजी आप देखते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, भाई पेट्रोलियम गैस है, इस पर तो इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया है, मीन्स इसको तो इतना ज़्यादा कंप्रेस किया गया है कि इसको लिक्विफाई कर दिया गया है, लिक्विड में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आप गैस को कंप्रेस करेंगे तो पहले गैस के कण पास पास आएंगे, फिर और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, ऊपर से टेम्परेचर भी हम कम कर दें तो गैस जो है द्रव अवस्था में बदल जाएगी। उसके बाद जो आप हॉस्पिटल्स में देखते हो ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना, जो आप ऑक्सीजन सिलेंडर देखते हो हॉस्पिटल्स में, उसमें भी जो ऑक्सीजन गैस भरी होती है वो कंप्रेस्ड होती है ना, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन गैस होती है। उसके बाद आप CO2 जो सिलेंडर देखते हो, CO2 का जो सिलेंडर आता है जिसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो लिक्विड के फॉर्म में होती है, लिक्विफाई होती है, जैसा यहाँ एलपीजी में ना, ठीक वैसे ही। तो ये जो लिक्विड स्टेट में गैसों को लाया जाता है वो संपीड़ित करके ही लाया जाता है। जो गैस है वो संपीड़ित है, इसी कारण हम ऐसा कर पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाते, अदरवाइज हम नहीं कर पाते। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको कुकिंग गैस भी कहा जाता है, रसोई गैस कहा जाता है ना, रसोई गैस कहा जाता है, कुकिंग गैस कहा जाता है। ब्यूटेन जो है इसका मुख्य घटक होता है। जो सीएनजी आप लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले, इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। जो आप गोबर गैस सुनते हो, गोबर गैस, या इसी को कहा जाता है जैव गैस, बायोगैस। तो इन सारे गैसों के अंदर जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल भारत जो है खरीद करके लाता है रशिया से, और जब उसका रिफाइनिंग करवाया जाता है, जब उसका शोधन होता है, उसे रिफाइन किया जाता है, तब जाकर के बहुत सारे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे, जैसे कि मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है ना, ये पेट्रोलियम गैस है। तो इसी पेट्रोलियम गैस को संपीड़ित करके जो है इसको द्रव अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड स्टेट में लाया जाता है। थी तो पहले ये गैस, लेकिन इसको संपीड़ित करके लिक्विफाई कर दिया जाता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका नाम है। कुकिंग गैस है, घरों में खाना बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटेन जो है इसका मुख्य घटक होता है। एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। देखिए एलपीजी के पास अपना कोई गंध नहीं है, एलपीजी के पास अपना कोई गंध नहीं है, गंध तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है, बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है। हम लोग इसको जला करके खाना पकाते हैं भाई, तो ज्वलनशील है लेकिन गंधहीन है। अगर मान लीजिए सिलेंडर से ये गैस जो है लीक कर रही है, आपके चारों तरफ ये गैस जो है फैल जाएगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसके पास अपना गंध नहीं है। तो इस लीकेज का पता लगाने के लिए ही ना इसमें जो है एक बहुत ही घटिया गंध देने वाला केमिकल को मिलाया जाता है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। इसको मिक्स कर दिया जाता है ताकि जैसे ही गैस लीकेज हो आपको पता चल जाए, ये जो दुर्गंध है आपके नाक में जाए और आपको फील हो जाए कि हाँ गैस जो है लीक कर रही है। इथाइल मरकैप्टन जो है इस केमिकल का नाम है। इसका फॉर्मूला भी चाहो तो आप ध्यान में रख सकते हो, CH3CH2SH, ये फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। इथाइल मरकैप्टन
ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को डैश कहते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को डैश कहते हैं, इसे हम संगलन कहते हैं। बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठोस से द्रव अवस्था में, एक ठोस है और ये द्रव अवस्था में जो है कन्वर्ट हो गया, जैसे इस प्रोसेस को संगलन कहा जाता है, इस प्रक्रिया को संगलन कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है। और जिस ताप पर ये होता है, जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होता है, उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? गलन कहते हैं, असंगलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, या फिर गलन भी आप बोल सकते हो। तो ये जो अवस्था में परिवर्तन है वो एक नियत ताप पर होता है। इस वाले प्रोसेस में जो नियत ताप है उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। तो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को डैश कहते हैं, संगलन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आप इसे वाष्पन भी कह सकते हो, वाष्पन भी कह सकते हो, और आप इसे क्वथन भी कह सकते हो। आप इसे क्वथन भी कह सकते हो, इवेपोरेशन भी कह सकते हो, और आप इसको बॉइलिंग भी कह सकते हो। लेकिन ये जो क्वथन है ये एक निश्चित ताप पर होता है, नियत ताप पर होता है। जैसे ये नियत ताप पर हुआ जिसे हम लोगों ने गलनांक कहा, वैसे ये नियत ताप पर होता है। और यहाँ पर जो ताप होता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, है ना, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्वथन कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर अगर ये द्रव गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम लोग वाष्पन कहते हैं या फिर वाष्पीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप में बदल रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे पानी उबल रहा है। क्वथन को हम लोग उबलना भी कहते हैं। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर पानी भाप में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे। तो ये अंतर होता है वाष्पीकरण और क्वथन में, ये आप ध्यान में रखिएगा। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है ठोस का डैश कहलाता है। तो इस तापमान को हम लोगों ने अभी देखा, क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। गलनांक पर क्या होता है? ठोस पिघल करके द्रव में बदल जाता है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे बर्फ जो है ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक हो जाएगा बर्फ के केस में। अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है तब तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज अपने दिमाग में आप घुसा लो। जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो ठोस है ये द्रव में कन्वर्ट हो रहा था, ये द्रव में कन्वर्ट हो रहा था। हमने इस प्रोसेस को संगलन कहा, इस प्रोसेस को हम लोगों ने संगलन कहा। और मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो प्रोसेस है एक नियत ताप पर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, इसे हम लोग गलनांक कहते हैं। तो ये जो गलनांक है ये नियत ताप है। अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? ये अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, क्या समान है? यहाँ पर तापमान समान है। इस तापमान को यहाँ पर क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक वैसे ही जो क्वथनांक होता है वो भी नियत ताप होता है जब द्रव गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये जो नियत तापमान होता है ना, ये जो है कभी आपका गलनांक हो सकता है, कभी गलनांक हो सकता है, कभी क्वथनांक हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, हिमांक हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका डैश कहते हैं। द्रव उबलने लगता है, जस्ट मैंने आपसे चर्चा किया, उबलना यानी कि क्वथन, और क्वथन हमेशा क्वथनांक पर होता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें जल के केस की, तो जल उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप पर अगर जल जो है वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है या फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम लोग क्वथन कहेंगे, उबलना कहेंगे। डैश बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। देखिए जो पदार्थ है, जो पदार्थ है, जो आपके चारों तरफ पदार्थ दिखाई पड़ते हैं वो मेनली आपको दिखाई पड़ते हैं, है ना, 3 अवस्थाओं में आपको दिखाई पड़ते हैं। ठोस, द्रव और गैस।
अब ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में। ये जो अवस्था में परिवर्तन है ये आप कर सकते हो दाब और तापमान में परिवर्तन करके। दाब और ताप में परिवर्तन करके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास गैस है, अब इस गैस को जो है आप द्रव अवस्था में लाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो आप इसको ठंडा करेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को कम करेंगे, और क्या करेंगे, इसके कणों को पास पास लाएंगे। तो इसके लिए आपको इसको संपीड़ित करना पड़ेगा, प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो दाब और ताप में परिवर्तन करके हम पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। देखिए, जब हम एक ठोस को क्या करते हैं कि हीट करते हैं तो वो पहले द्रव अवस्था में आता है। जैसे बर्फ को हम गर्म करेंगे तो पहले बर्फ जल बनेगा, उसके बाद जल से जल वाष्प, अगर हम और हीट करेंगे तो द्रव को हीट करते हैं तो फिर गैस बनता है। लेकिन कुछ ठोस आपके ऐसे होते हैं जिसको आप हीट करोगे तो द्रव अवस्था में नहीं आएगा, इसको बाईपास कर जाएगा, वो द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम हीट करेंगे तो सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोगों ने देखा कि इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं, संगलन कहते हैं। इस वाले प्रोसेस को हम लोगों ने देखा कि वाष्पन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, उबलना कहते हैं, क्वथन कहते हैं। मैं यहाँ पर वाष्पन लिख देता हूँ, वाष्पन कहते हैं, राइट। लेकिन ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट होना, इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो जो अमोनियम क्लोराइड है, जो कपूर है और नेप्थलीन है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा इन तीनों ही एग्जाम्पल्स को, ये आपके ऊर्ध्वपातित होते हैं, ये आपके ऊर्ध्वपातित होते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख लो, एक और एग्जाम्पल लिख लो आप, ड्राई आइस, ड्राई आइस यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। और एक गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में नहीं आती है, सीधा वो कन्वर्ट हो जाती है ठोस अवस्था में। इस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस वाले प्रोसेस को ना निक्षेपण कहा जाता है। इस वाले प्रोसेस को जो है निक्षेपण कहा जाता है, यानी कि इसे जो है इंग्लिश में डेपोजिशन कहा जाता है, डेपोजिशन कहा जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये गैस को जो है ठोस में कन्वर्ट किया जाएगा, ठंडा करके, कूल करके। यूजुअली गैस को ठंडा करने पर जो है द्रव अवस्था में पहले जो है पदार्थ आता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संघनन। इसे हम लोग संघनन बोलते हैं। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि गैस जो है सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन। जस्ट हम लोगों ने देखा अभी पिछले वाले स्लाइड में, यहाँ पर गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठंडा करने पर जो है संघनन होगा। जैसे जब भाप जो होता है, जल का जो भाप होता है, आपके उंगलियों से जब वो भाप टच होता है या फिर हथेली से टच होता है, तो जो आपकी उंगलियां या फिर हथेली वो भीग जाती है। क्यों भीग जाती है, क्योंकि भाप जो गैस था आपके हथेली में टच होने के बाद वो भाप ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया और आपकी हथेली उंगलियां भीग गई। तो उसी प्रोसेस को हम लोग संघनन कहते हैं कि जो भाप है वो सीधा जल में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग संघनन कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, नॉर्मली जो हम बर्फ बोलते हैं वो इसको बोलते हैं, जल को जमा करके जो हम बर्फ बनाते हैं उसको बोलते हैं। लेकिन शुष्क बर्फ हम लोग बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क इसलिए बोलते हैं, जैसे कि ये बर्फ है, जब ये बर्फ जो है पिघलेगी तो जहां पर भी पिघलेगी उसे ये गिली कर देगी। आपके हथेली पर पिघलेगी, हथेली आपकी गिली हो जाएगी। कि जिस भी चीज पर आप डालोगे इस बर्फ को, वो चीज जो है वो धीरे धीरे गीली हो जाएगी बर्फ के पिघलने के बाद। लेकिन ये जो आइस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया गया है, ये आइस जो है पिघलती नहीं है, ये सीधा गैस में कन्वर्ट होती है, सीधा गैस में कन्वर्ट होती है और ये चीज़ों को गीला नहीं करती है, भिगोती नहीं है चीज़ों को, इसीलिए ड्राई आइस है। देखिए, जब आप किसी गैस को
कंप्रेस करते हो, जब आप किसी गैस को जो है कंप्रेस करते हैं तो जो उसका तापमान है, जो उसका टेम्परेचर है, ये बढ़ जाता है। और जब आप किसी कंप्रेस्ड गैस को एक्सपैंड करते हो, फैलाते हो, सडनली फैलाते हो, तेजी के साथ फैलाते हो, धीरे धीरे नहीं करना है। ना तो धीरे धीरे कंप्रेस करना है, ना ही धीरे धीरे एक्सपैंड करना है। कंप्रेस भी करना है तो एक झटके में, एक्सपैंड भी करना है तो एक झटके में, ठीक है। वैसे केस में क्या है कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर। इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। जैसे साइकिल के ट्यूब में जब आप पंप से हवा भरते थे तो उस समय आप क्या करते थे, एयर को आप कंप्रेस करते थे, एक झटके में एयर को कंप्रेस करते थे, तो पंप, आपने देखा होगा कि पंप जो है वो गर्म हो जाता था, वो इसका एग्जाम्पल था। डीओ मारते हो, डीओ जब आप मारते हैं तो डीओ बॉक्स जो होता है आपका, डीओ का जो बॉक्स होता है, कंटेनर होता है, उसमें गैसें कंप्रेस्ड होती है, गैसें कंप्रेस्ड होती है। जब आप डीओ मारने के लिए जो आप उसको दबाते हो, बटन को दबाते हो, तो तेजी के साथ जो है वो कंप्रेस्ड गैस जो है एक्सपैंड करती है, जिसके कारण टेम्परेचर जो है गैस का डिक्रीज कर जाता है, और आपने देखा होगा कि वो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो जो CO2 है वायुमंडलीय दाब पर हम जानते हैं कि गैस है। इस CO2 को ना पहले कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करके इस CO2 को जो है लिक्विफाई कर दिया जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर जो है इसको एक्सपैंड किया जाता है। लिक्विड स्टेट में है मतलब ऑलरेडी हाई प्रेशर पर है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो ये गैसेस स्टेट में है, हाई प्रेशर पर है, कंप्रेस कर दिया मतलब प्रेशर जो है इंक्रीज कर दिया है, तो फिर ये लिक्विड स्टेट में आ गया, एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद यही CO2 जो है आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, और इसी को ना ड्राई आइस कहा जाता है, इसी को ड्राई आइस कहा जाता है। इस वाले पानी से बर्फ को बनाते हो, ये बर्फ जो बनाते हो, तो ये आपका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम, ठीक। लेकिन ड्राई आइस बनने के लिए टेम्परेचर जो है -78.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे ही आप इसको एक्सपैंड करते हैं ना लिक्विड CO2 को, टेम्परेचर गिर करके -78.5 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम हो जाता है, और बर्फ जो है आपको यहाँ पर मिलता है CO2 का। मतलब अभी इसका जो तापमान है ना वो -78.5 डिग्री सेल्सियस है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पिघलना शुरू कर देती है ये वाली बर्फ, वैसे ही जो ड्राई आइस है ये -78.5 डिग्री सेल्सियस पर सीधा बर्फ से, यानी कि सॉलिड से सीधा ठोस से ये गैस में कन्वर्ट होती है, सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट होती है। इतना तापमान कम से कम चाहिए ठोस से गैस में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि द्रव अवस्था में ये नहीं आएगी। इस बर्फ को पिघलने के लिए कम से कम इतना तापमान चाहिए, इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो। अगर 0 से कम हुआ तो बर्फ नहीं पिघलेगी, अगर यहाँ पर तापमान -78.5 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो फिर ये जो ड्राई आइस ये गैस में कन्वर्ट नहीं होगी। तो बहुत ही कम तापमान होता है इस वाले बर्फ की तुलना में। इस बर्फ को तो आप हथेली पर डाल देते हो, हथेली मुट्ठी में पकड़ के कुछ समय तक रख सकते हो, लेकिन इसको रखोगे ना तो आपका हाथ डैमेज हो जाएगा। तो हमेशा जो है इसको पकड़ने के लिए जो हम लोग ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, इस वाले बर्फ को, ड्राई आइस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ठंडी होती है। मीथेन गैस को हम लोग मार्श गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। इस तरह के इफेक्ट्स आपने देखे होंगे शादियों में या किसी भी तरह के फंक्शन में, जो आप इस तरह के इफेक्ट्स देखते हो, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है ना। ड्राई आइस ही होता है जिसको वायुमंडलीय दाब पर छोड़ दिया जाता है और वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता रहता है। गैस को द्रव में बदला जा सकता है, गैस को द्रव में बदलना है, जो गैस है इसको द्रव में बदलना है तो क्या कर सकते हैं भाई, गैस को द्रव में बदलना है तो कंप्रेस कर सकते हो, गैस को कंप्रेस कर सकते हो, मतलब जो दाब है, जो प्रेशर है इसको बढ़ाओ और जो टेम्परेचर है इसको कम करो। दाब बढ़ा करके, तापमान घटा करके हम बदल सकते हैं गैस को द्रव में। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, अगर क्वथनांक पर द्रव वाष्प में बदल जाए तो इसे हम लोग उबलना कहते हैं, लेकिन क्वथनांक से कम ताप पर अगर द्रव वाष्प में बदल रहा है तो इसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है? तो ये है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है कि जो द्रव है ये आपका गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन द्रव की जो सतह होती है केवल उनके ही कणों के पास उतनी ऊर्जा होती है कि वो गैस में कन्वर्ट हो पाए। पूरे द्रव के कणों के पास उतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो गैस में कन्वर्ट हो पाए। तो वाष्पीकरण जो है ये सतही घटना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है यदि द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तो वाष्पीकरण की दर जो है ये बढ़ जाएगी। ये सही है। आपने कुछ अमाउंट जल लिया है और उसको आपने इस वाले बर्तन में डाला हुआ है, फिर इसी जल को जो है आपने क्या किया, इस वाले बर्तन में डाल दिया, इस वाले बर्तन में डाल दिया। तो इस वाले केस में वाष्पीकरण की दर जो है वो अधिक होगी। इस वाले केस में वाष्पीकरण की दर जो है अधिक होगी, क्योंकि आपने सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। इस वाले में कम होगी, क्योंकि सतही घटना है ना, सतही घटना है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो जो दर है वो बढ़ जाएगी। द्रव के ताप को कम कर दिया जाए, नहीं तब नहीं होगा। टेम्परेचर द्रव का जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो है वाष्पीकरण की दर होगी। वायु की गति निम्न हो, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है यदि वायु की गति जो है वो निम्न हो। तो ये भी कहना जो है गलत हो जाएगा। वायु की गति निम्न नहीं, वायु की गति अधिक होनी चाहिए। वायु की गति अधिक रहेगी तो जो भी भाप जो बनेगा उसको वायु अपने साथ बहा करके, उड़ा करके, ले करके चली जाएगी। तो यहाँ का स्थान जो है वापस से खाली हो जाएगा, तो और ज्यादा भाप जो है ऊपर बन करके आएगा। लेकिन पहले से भाप अगर यहाँ पर मौजूद होता, सोचो वायु के पास गति नहीं है तो सारे भाप यहीं पर रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा रीजन जो है सैचुरेट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, और भाप जो है जो वायु है यहाँ का वो अपने पास रखना नहीं चाहेगी, ग्रहण नहीं करना चाहेगी। तो वाष्पीकरण की दर जो है घट जाएगी। वातावरण आर्द्र हो, वातावरण में पहले से ही पानी का भाप अगर ज्यादा हो तो वाष्पीकरण की दर जो है घट जाएगी। आर्द्र मतलब वही हुआ ना कि आर्द्र वातावरण का मतलब क्या होता है कि वातावरण में ऑलरेडी पानी जो है भाप के रूप में ज्यादा है। ऐसे में वातावरण नहीं चाहेगा कि और जो है भाप हमारे अंदर आए, तो दर जो है घट जाएगी। तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है यदि ये हो जाए, द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। डैश शीतलता का कारण है, तो यह वाष्पीकरण। आपके बॉडी पर पसीना है, आप चले जाओ पंखे के नीचे, पसीने का वाष्पीकरण होगा, आपको ठंडक महसूस होगी। कूलर जो ठंडक उत्पन्न करता है वाष्पीकरण के कारण करता है। फ्रिज के अंदर चीजें जो ठंडी होती है वाष्पीकरण के कारण होती है। सुराही का पानी जो ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण होता है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए जो प्लाज्मा है ना, ये बोल सकते हो कि मिक्सचर है। प्लाज्मा स्टेट जो है ये मिक्सचर है किसका? आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे कोई पदार्थ है, ठोस है, आपने क्या किया, आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया उसको, एनर्जी आपने दिया, ये पदार्थ द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने और हीट कर दिया, ये गैस अवस्था में कन्वर्ट हो गया, आपने और हीट कर दिया, तो ये प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लीजिए कि ये एक ट्यूब है, इसमें हीलियम गैस है। ये मैंने हीलियम का एटम्स बनाया है, ठीक है, ये हीलियम के एटम्स है। ये गैस है, गैस के कणों के पास ऑलरेडी ऊर्जा जो है अधिक होती है। अब हमने क्या कर दिया कि इसको और एनर्जी हमने कहीं से प्रोवाइड कर दिया, कैसे भी करके हमने क्या कर दिया, और एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा इसमें, जैसे ये हीलियम का नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है। अब आप क्या करेंगे कि इस हीलियम को जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, किसी भी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। हीलियम के पास एक ही कक्षा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा
मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब क्या हाल होगा भाई, ये हीलियम था पहले न्यूट्रल, अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। न्यूट्रल मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज थे। नाभिक में 2 पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, मैंने एक ही यहाँ पर बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉजिटिव चार्ज नाभिक में, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। एक बाहर चला गया तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा हो गया ना, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो सेम चीज यहाँ पे होगा कि एनर्जी दिया गया। अब हीलियम से क्या हुआ कि मान लो कि एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ करके हीलियम एटम से बाहर निकल गया और आपके पास ये इलेक्ट्रॉन मैं बना रहा हूं, ये आपका प्लाज्मा स्टेट है। ठीक है, यही है आपका प्लाज्मा स्टेट। हीलियम आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं ये प्लाज्मा स्टेट है। और अभी क्या है कि कणों के पास ऊर्जा अधिक है। गैस के कणों के पास जितनी ऊर्जा होती है उससे अधिक ऊर्जा जो है प्लाज्मा स्टेट में जो कण होते हैं उनके पास होते हैं। और इनमें कण क्या होते हैं, आयोनाइज्ड एटम्स होते हैं, आयोनाइज्ड आपके एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो ये गैस है ना, गैस, इसी को हमने क्या कर दिया, आयोनाइज्ड कर दिया। इसी को हमने क्या कर दिया, आयोनाइज्ड कर दिया। आयोनाइज्ड कर दिया। पहले गैसियस स्टेट में लाया, उसके बाद हमने और एनर्जी दी और उसको आयोनाइज्ड कर दिया। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, जो हमारे सूर्य होते हैं, तारे होते हैं, उनका टेम्परेचर आप जानते हो बहुत ज़्यादा होता है भाई। प्लाज्मा स्टेट को बनाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो आराम से सूर्य में, तारों में प्लाज्मा स्टेट बनता है। और जो सूर्य तारों में आप चमक देखते हैं वो प्लाज्मा स्टेट के कारण ही होता है। जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण डैश के रूप में होता है, आयनीकृत गैस के रूप में होता है। हम ये भी बोल सकते हैं आयन के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर आयनीकृत गैस जब हमें दिया हुआ है तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है इसमें हीलियम गैस भरी हो सकती है या फिर कोई अन्य गैस जो है भरी हो सकती है। जो आपका नियोन बल्ब होता है इसमें नियोन गैस जो है ये भरी होती है। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी जब इसके अंदर भेजा जाता है तो ये जो हीलियम गैस है या फिर कोई और गैस जो इसमें भरी हुई है या फिर नियोन बल्ब में जो नियोन गैस भरी है ये आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइज्ड होने के बाद क्या है कि प्लाज्मा स्टेट तैयार होता है और प्लाज्मा स्टेट बनते ही चमक आती है। प्लाज्मा स्टेट के पास जो है एक चमक होती है, लेकिन कौन से रंग की चमक होगी ये डिपेंड करता है गैस के नेचर पर। ऐसा नहीं है कि हर प्लाज्मा स्टेट के पास एक जैसी चमक होती है, ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है कि गैस की नेचर क्या है, उसके नेचर के हिसाब से जो है चमक होगी। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। डैश के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। प्लाज्मा अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? देखो, हमारे भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस। इन्होंने पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको लेकर के इन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी। फिर उस कैलकुलेशन को इन्होंने भेजा अल्बर्ट आइंस्टीन के पास। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, पदार्थ की 5वीं अवस्था को लेकर के इन्होंने भविष्यवाणी की, है ना, प्रेडिक्शन की। 5वीं अवस्था को लेकर के इन्होंने प्रेडिक्शन की। 5वीं अवस्था को ना तो ये प्राप्त किए ना ही ये प्राप्त किए। इन्होंने कैलकुलेशन की, अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेजा, फिर इन्होंने प्रेडिक्शन की 5वीं अवस्था को लेकर के। फिर 1995 में एक बार ईयर चेक कर देना, ठीक है, कि 1995 है या कुछ और है। 1995 में अमेरिका के 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कॉर्नेल कैटरेले एंड वीमैन। इन तीनों ने पदार्थ की 5वीं अवस्था को प्राप्त कर लिया। इन्होंने जो इस अवस्था को प्राप्त किया, इसके चलते इन तीनों को 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। नोबेल प्राइज से जो है सम्मानित किया गया कॉर्नेल कैटरेले एंड वीमैन को पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त करने के लिए।
वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही डैश तापमान पर डैश करके बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। शॉर्ट में हम लोग BEC लिख देते हैं। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले एक गैस चाहिए होगी, सबसे पहले क्या है कि एक गैस चाहिए होगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि गैस बहुत हल्की होनी चाहिए। गैस बहुत हल्की होनी चाहिए। कितनी हल्की होनी चाहिए? जो वायु का घनत्व होता है, वायु का जो घनत्व होता है, इस घनत्व में आप 1,00,000 से भाग लगा दो, तब जो घनत्व प्राप्त होगा उस घनत्व वाली गैस चाहिए। वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग घनत्व वाली गैस चाहिए। और इतना ही नहीं, जो इसका टेम्परेचर है, गैस का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो लगभग 0 केल्विन करना पड़ेगा। देखो, ये न्यूनतम संभव ताप है, इससे कम ताप नहीं होता है। इसे हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप से नीचे का तापमान पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। लगभग इस तापमान तक लेकर के जाना पड़ेगा इस गैस को, इस हल्की सी गैस को, तब जाकर के इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस अवस्था को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। प्लाज्मा स्टेट को प्राप्त करना आसान है, इस अवस्था को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा वाला मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम आंसर टिक मार सकते हैं। बहुत ही कम ताप पर ठंडा करके बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर आप देखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर आप देखेंगे कि जो बर्फ है ये पिघलना भी शुरू कर देती है। तो द्रव अवस्था में भी, ठीक है, द्रव अवस्था में भी और ठोस अवस्था में भी। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है द्रव अवस्था में भी होता है और ठोस अवस्था में भी होता है। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इस टेम्परेचर पर जो जल है वो अपने द्रव अवस्था में होता है और गैस अवस्था में होता है। तो ठोस और द्रव हमारा आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हुआ तो ठोस अवस्था में, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान हुआ तो गैसीय अवस्था में, और 0 से 100 के बीच में हुआ तो द्रव अवस्था में। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 0 पर द्रव ठोस अवस्था में, एग्जैक्ट 100 पर द्रव ठोस अवस्था में, द्रव गैस अवस्था में। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? इसे हम लोग हिमीकरण कहते हैं। देखो, द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण या फिर जमना बोल सकते हो, जमना कहते हैं। और ये जो निश्चित ताप होता है इसे हम लोग हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इस निश्चित ताप को क्या बोलते हैं? हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना है? बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना है? ये 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आइस है, आइस 1 ग्राम है, इसको आपने क्या कर दिया? हीट किया, और इस आइस को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? वाटर में। अब देखो, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो अवस्था में परिवर्तन है वो एक नियत ताप पर होता है। तो बर्फ का पिघलना जो है ये कहलाता है संगलन, और निश्चित ताप गलनांक कहलाता है। तो ये जो भी घटना यहाँ पर हो रही है अवस्था परिवर्तन की, वो गलनांक पर है। आइस का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां भी टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन जो है एक निश्चित ताप पर होता है ना, तो तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। जब तक कि पूरा बर्फ पिघल ना जाए तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें आपने बर्फ डाला हुआ है, बर्फ पिघल रही है, पिघल रही है, पिघल रही है, तो पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये यहाँ पर लिखने का मतलब है। ठीक है, जब तक कि पूरा बर्फ पिघल ना जाए पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इस 1 ग्राम आइस को गलनांक पर जल में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊष्मा देनी पड़ती है वो होती है 80 कैलोरी। इसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। याद रखिएगा, इकाई द्रव्यमान के लिए जो है हम लोग परिभाषित करते हैं गुप्त ऊष्मा को। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 5 ग्राम ले लेते हैं और तब यहाँ पर मान लीजिए कि 400 कैलोरी यहाँ पर मान आता निकल करके, तो आपको क्या करना पड़ता? उस 400 कैलोरी में भाग लगाना पड़ता 5 ग्राम से।
इकाई द्रव्यमान के लिए हम लोग गुप्त ऊष्मा बताते हैं। तो 80 कैलोरी पर ग्राम बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम बर्फ को उसके गलनांक पर जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। ऐसे ही जो आपका जल है मान लीजिए कि 1 ग्राम है। अब इस 1 ग्राम जल को इसके क्वथनांक पर इसे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, इसे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कितना होगा, अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन नियत ताप पर होता है। ये जो ताप है इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर 1 ग्राम जल को भाप में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जल का ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम पानी के क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये जो जल है, जल के पास भी अपने बहुत सारे कण हैं जो कि H2O ही हुआ, नो डाउट। जो वेपर है यहां पर भी जो जल के यहां पर भी कण है जो कि H2O ही होगा। इन दोनों जगह कण तो एक जैसे ही है, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन में कोई नया पदार्थ थोड़ी बना है। यहां पर भी जो कण है वो आपके H2O है, यहां पर भी जो कण है वो H2O है। तो कण तो एक समान ही है, लेकिन इसके पास ऊर्जा ज्यादा है। दोनों जगह कण जो है वो नेचर में एक समान है, टेम्परेचर भी दोनों का एक समान है। ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पर कण है, ये सारे कण भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन इन कणों के पास ऊर्जा ज्यादा है। गैस के कणों के पास ऊर्जा ज्यादा है क्योंकि इनके पास 540 कैलोरी ऊष्मा ज्यादा है, इसलिए इनके अभी जो कण है इनके पास ऊर्जा है ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वाष्प के कणों के पास ज्यादा ऊर्जा होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो द्रव के कण होते हैं उसके तुलना में। कारण ये है कि जो वाष्प के कण हमें प्राप्त होते हैं वो गुप्त ऊष्मा जो हम देते हैं तब जाकर के प्राप्त होते हैं। तो इनके पास क्या है कि गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो इसके पास ज्यादा ऊर्जा होती है। यही कारण है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता पानी अगर आपकी उंगली पर गिर जाए तो उतना आपको दर्द नहीं होगा, उतना जलन नहीं होगा, उंगली को उतना नहीं जलाएगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भाप होता है वो अगर आपकी उंगली पर लग जाए तो आपकी उंगली को अच्छे से डैमेज कर देगा, क्योंकि इसके पास ऊर्जा ज्यादा होती है ना, इसीलिए। देखो सवाल भी आ गया, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि वाष्प का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। नहीं। भाप की गुप्त ऊष्मा का मान कम होता है। नहीं। भाप के पास वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, ये सही है। जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण जो है क्वथनांक से कम ताप पर होता है, लेकिन हमें जल दे रखा है तो इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर जो जल है भाप में बदलेगा तो उसे हम लोग उबलना कहते हैं, क्वथन कहते हैं। सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण है वाष्पीकरण। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? किसी तरल की समान मात्रा के लिए, जैसे मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी ले लिया। अब उस 1 लीटर पानी के लिए इन सारे ही प्रोसेस के बारे में सोचो और बताओ इनमें से कौन सबसे धीमी होगी। तो यह है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। गैस का बिना द्रव अवस्था में आए ठोस में बदलना डैश कहलाता है। गैस जो है सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाती है बिना द्रव अवस्था में आए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? निक्षेपण। ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण। तो यहां पर हमारा ये पूरा चैप्टर जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वाले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।